Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि div एलिमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स div टैग से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका जवाब है फ्रेंड्स कि div टैग का इस्तेमाल हम लोग HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो HTML div टैग होता है फ्रेंड्स, वो दूसरे HTML एलिमेंट्स के लिए कंटेनर का काम करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो है ना div टैग को ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फिर आप पूछेंगे कि HTML टैग्स की ग्रुपिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसका जवाब ये है फ्रेंड्स कि आप मान के चलिए कि एक अच्छा वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए कई बार ढेर सारे एलिमेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि आप उसके ऊपर CSS का इस्तेमाल करके उस वेब पेज को अच्छा बना सके, यानी कि खूबसूरत बना सके, जिससे कि वो वेब पेज अच्छा दिखे यूजर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पूछेंगे कि बिना ग्रुपिंग के हम नहीं बना सकते क्या। फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि अगर आप बिना ग्रुपिंग किए अगर आप अपने वेब पेज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ना, दैट मीन्स कि आप हर एक एलिमेंट को स्टाइल दोगे। ठीक है, हर एक इस एलिमेंट को स्टाइल दे करके जो है ना वेब पेज को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल देंगे आप, इससे बहुत ज़्यादा आप कोड लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एट दी एंड फ्रेंड, आप उस वेब पेज को उतना खूबसूरत फिर भी नहीं बना पाओगे जितना खूबसूरत कि आप div टैग का इस्तेमाल करके ग्रुपिंग करके आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं फ्रेंड्स, जिनको बनाने के लिए हमें HTML टैग्स को ग्रुपिंग करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनके लिए आपको HTML एलिमेंट्स को सेक्शन में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि div टैग का इस्तेमाल हम लोग HTML टैग्स की ग्रुपिंग करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम CSS का यूज करके उसे स्टाइल दे सके, यानी खूबसूरत बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, CSS हम लोग HTML के बाद शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो तभी आपको पता चल पाएगा अच्छे से कि मतलब कैसे कैसे हम लोग एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देते हैं, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बट HTML div एलिमेंट की अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप बस इतना याद रखिए कि HTML एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, यानी कि उनको स्टाइल देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूँ ना, तो वेब पेज डिज़ाइन करना या वेबसाइट बनाना एक घर बनाने के जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से आप घर बनवाते हैं, तो जो लोग होते हैं बनाने वाले, वो लोग घर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ही बनाते हैं ना। मान लीजिए पहले नीचे का कुछ पार्ट बना लेते हैं जिसको हम लोग कुर्सी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घर को बनाने के अलग अलग फेजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सब एक साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही वेब पेज को बनाने के लिए भी आप जो भी डिज़ाइन, जिस भी डिज़ाइन का वेब पेज बनाना चाह रहे हो, जो भी अपने वेब पेज को डिज़ाइन देना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपने दिमाग में उसकी मैपिंग कर लेते हो एक मोटे तौर पे। ठीक है फ्रेंड्स, कि पहले मान के चलता हूँ कि उसका हेडर हो जाएगा, हेडर के अंदर उसका नेविगेशन वगैरह आएगा, आइकन वगैरह आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसका मेन कंटेंट एरिया होगा, उसके बाद उसका फुटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक मोटे तौर पे एक मैपिंग करते हो। ठीक है, तो ये जो डिव एलिमेंट है ना, यूं समझिए कि एक मैपिंग करने का ही एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप
आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ड्यू एलिमेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द ड्यू एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट। फ्रेंड्स, जो ड्यू एलिमेंट होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। दैट मीन्स कि जब आप इसको कोड के अंदर लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं एक ड्यू टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर एक, फॉर एग्जांपल मैं h1 टैग लिख देता हूँ और मैं h1 नहीं लिखता हूँ, मैं इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम अ ड्यू एलिमेंट। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा और इसको मैं इंस्पेक्ट करके अगर आपको दिखाऊँगा फ्रेंड्स, तो इस डिव के ऊपर जब मैं हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है फ्रेंड्स हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने एरिया को इसने कैप्चर किया है लेफ्ट से राइट पूरा एरिया हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, ब्लॉक और इनलाइन वाले वीडियो में, कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा विड्थ कैप्चर कर लेता है और नेक्स्ट लाइन में शो होता है। ठीक है, हर बार जब आप उसको लिखेंगे ना तो नेक्स्ट लाइन में ही शो होगा, उसी को हम लोग ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू एलिमेंट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इमेज के अंदर होता है ना href एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, हाइट, विड्थ, ऐसा होता है ना फ्रेंड्स। ठीक वैसे ही ड्यू एलिमेंट के अंदर कोई भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, बट फ्रेंड्स कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप सारे एलिमेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं, सारे टैग्स में लगा सकते हैं। जैसे कि उनमें से ये एक है, पहला स्टाइल। ठीक है फ्रेंड्स, स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता ही है। स्टाइल एट्रीब्यूट हम लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर हम लोग CSS लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एक आईडी एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स। आईडी एट्रीब्यूट के बारे में भी मैंने आपको बताया था बुकमार्क क्रिएट करने वाले उस वीडियो में, कि आईडी क्या होता है। हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल देने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए जो है ना हम आईडी लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम आईडी एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं और क्लास का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को भी मतलब आप आईडी के जैसा ही समझिए, आईडी नहीं है बट ये आईडी के जैसा ही है। ठीक है, आप किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अलग पहचान देने के लिए क्लास एट्रीब्यूट लिख सकते हैं और उसका कुछ नेम दे देंगे आप। ठीक है, फिर आप CSS में एज अ सेलेक्टर उस नेम को यूज करके किसी भी एलिमेंट को आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो मान के चलिए कि हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे ही, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि डिव एलिमेंट के अंदर कोई भी जो है एट्रीब्यूट नहीं होता है, बट स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग डिव टैग की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करके नहीं देखेंगे ना तब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं कि डिव टैग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक h1 हेडिंग लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लखनऊ। ठीक है, और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लखनऊ हेडिंग लिख के आ चुका है और ये पैराग्राफ लिख के भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, एक और हेडिंग लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मुंबई
और एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग लिख के आ चुका है और ये पैराग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग CSS अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, बट हम लोग div टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा इसका इसका इस्तेमाल ही हम लोग इसलिए करते हैं ना कि इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग दे सके। ठीक है, तो स्टाइलिंग का काम जो होता है ना वो CSS से हम लोग करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को CSS नहीं पढ़ाया है, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे इसके लिए हम लोग कुछ CSS का यूज़ करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैं इस लखनऊ को, इस पैराग्राफ को, ठीक है, सबको जो है ना एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे दूंगा? मान के चलिए कि अगर मैं हर एक एलिमेंट को अगर मैं स्टाइल देने जाऊंगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर भी शायद उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं एक बार आपको करके दिखाई देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ कोरल। ठीक है, और ये जो अब मैं पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस लखनऊ के ऊपर जो है ना बैकग्राउंड कलर आ चुका है कोरल। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस वाले पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर कोरल देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे दूंगा कोरल। ठीक है, फिर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, फिर से पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कोरल आ चुका है। बट ये फ्रेंड्स दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, बीच में तो ये मतलब डिवाइडर आ ही जा रहा है, ठीक ना, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको हटा देने के बाद मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको अलग कर देता हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और इन दोनों को मैं क्या करूँगा ना कि div टैग के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, मैं Ctrl+X कर लेता हूँ और div टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हेडिंग और ये हमारा पैराग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली बस इतना काम किया है कि इसको ना ये जो हेडिंग और पैराग्राफ था इसको मैंने div टैग के अंदर लिख दिया है। तो ब्राउज़र के अंदर जब मैं जाऊँगा ना तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट ब्राउज़र को पता चल गया है ना कि हमने क्या किया है कि इन दोनों को ना ग्रुपिंग कर दिया। ब्राउज़र को पता चल गया कि इन दोनों एलिमेंट्स को हमने जो है ना सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ये दोनों एक ही सेक्शन में है। ठीक है, ये चीज़ ब्राउज़र के ऊपर भले ही ना दिखे बट ब्राउज़र को पता चल गया है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि सिंपली आप जाएंगे और div टैग के अंदर आप चाहें तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दीजिए और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कोरल दे दीजिए। ठीक है, फिर आप ब्राउज़र के अंदर जब जाएंगे और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही वाला सेम कोड इन दोनों एलिमेंट्स के लिए लिखा था, फिर भी जो है ना ब्राउज़र के ऊपर ये अच्छा नहीं दिख रहा था। ठीक ना, बट अभी हमने क्या किया है, वही वाला कोड सिर्फ और सिर्फ एक बार हमें लिखना पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका फायदा आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो है ना बैकग्राउंड कलर बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था फ्रेंड्स कि हम लोग div टैग का इस्तेमाल करके किस तरह से एलिमेंट्स को स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे CSS और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, कुछ और चीज़ें करके दिखा देता हूँ आपको।
मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैडिंग दे दूंगा फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। अब पैडिंग वगैरह क्या होता है आप लोगों को पता नहीं होगा, ये हम लोग सीएसएस में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ना कि ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के बाहर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो 15 पिक्सल का एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट के बाहर ना थोड़ा सा 15 पिक्सल का मार्जिन आ गया है, जिससे कि ये थोड़ा सा जो चिपका हुआ था ना पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अभी जैसे ही मैं हटाऊंगा, इसको हटा देता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे ये एकदम मतलब टेक्स्ट के साथ चिपक के आ रहा है बैकग्राउंड कलर। तो हमने जैसे ही इसको पैडिंग दे दिया तो हुआ क्या कि ये बैकग्राउंड कलर जो है ना थोड़ा सा और एरिया कवर कर ले रहा है, पैडिंग मिल गई। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और अच्छा दिखे इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सीएसएस में बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स। मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दूंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखिए कि इसका इस वाले डिव का जो ये बॉर्डर पर ये जो रेडियस है ना कॉर्नर पे, ये थोड़ा सा राउंड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ना और खूबसूरत दिखने लगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये जो दोनों टेक्स्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शो रहा है ना, शो हो रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और अच्छा लगे, मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा कि टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही ब्राउजर के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो टेक्स्ट है अभी बीच में शो हो रहा है, तो पहले से तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिए कि हमें टेक्स्ट को बीच में लिखना था ना, तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर सिर्फ एक बार लिख दिया ना, तो ये जो दोनों पैराग्राफ और हेडिंग है दोनों के दोनों ही बीच में आ गए। बट अगर मान लो आप div का यूज नहीं करते तो आप दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते कि भैया टेक्स्ट लाइन जो है ना उसको सेंटर करना है। ठीक है, तो आपको पहले तो सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ गया कि 2 बार कोड लिखना पड़ा उस केस में। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ही बार कोड लिखा और आपका काम हो गया। तो इस तरह से चीजें होती हैं फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से ये वाला जो हेडिंग है और पैराग्राफ है, इसको भी आप मान के चलिए कि स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, स्टाइल देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं एक div टैग के अंदर लिख दूंगा। इसको भी मैं एक div टैग के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ब्राउजर के ऊपर अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ब्राउजर को पता चल गया है कि आपने इन दोनों एलिमेंट्स को ना ग्रुपिंग कर दी है, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटो है फ्रेंड्स div टैग का यूज करने का, वो यही है कि आप div टैग को जो है ना एज अ कंटेनर यूज करो दूसरे एलिमेंट के लिए। ठीक है, कंटेनर का क्या मतलब है, जब जब मान लो आप किसी बाल्टी में किसी बकेट में आप पानी रखते हो, तो पानी के लिए वो बकेट जो है कंटेनर ही न है। सेम वैसे ही ये एक एलिमेंट है H1 और ये एक एलिमेंट है पैराग्राफ। इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप div एलिमेंट के अंदर रख दे रहे हो तो div एलिमेंट को हम कंटेनर ही बोलेंगे ना। ठीक वैसे ही इससे हमारा फायदा ये होगा कि इसके अंदर हम लोग जो है स्टाइल एलिमेंट दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि div टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, बट स्टाइल और क्लास एंड आईडी का आप यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल का तो यूज मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज मैंने करके आपको दिखा दिया। एक बार क्लास का भी यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
क्लास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईडी के जैसा ही होता है, बट आईडी नहीं होता है। आईडी क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पहचान देता है, जिससे कि आप उसको जो है ना सेलेक्टर के तौर पे यूज करके उसको स्टाइलिंग दे पाओ। ठीक है, और भी काम है आईडी का, बट ये एक मोस्ट कॉमन है। ठीक वैसे ही आप क्लास का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो div टैग है ना, इसको मैं क्लास दे दे रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल नेम, क्लास का जो नेम है फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मैं नेम ही दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर नेम, आप अपना खुद का नेम भी दे सकते हो। ठीक है, बट एक चीज है कि देने को तो आप कुछ भी दे सकते हो, आप कौन रोकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस डिव का जो काम है उसके काम के आधार पर आप इसका नेम दो। ठीक है, तो इसका मैंने क्या किया ना कि नेम दे दिया क्लास। ठीक है, अब स्टाइलिंग के लिए इसको कैसे यूज करूंगा, मैं हेड टैग के अंदर आ जाऊंगा, और मैंने आप लोगों को बताया था इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। एक स्टाइल टैग लगा देंगे आप हेड टैग के अंदर। ठीक है, फिर आप जिस भी एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं उस एलिमेंट का पहले तो आप सेलेक्टर लिखेंगे। तो इस div का मान लीजिए सेलेक्टर मैं लिख दूंगा नेम, नेम। ठीक है, बट अभी ये काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये काम करे इसके लिए इसके पहले आपको डॉट लगाना पड़ेगा, जैसे आपको आईडी के पहले हैश लगाना पड़ता है ना, वैसे ही इसके पहले डॉट लगाना पड़ेगा। और इसको मैं बोल दूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना मीडियम सी ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो आप जाएंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो मीडियम सी ग्रीन आ चुका है। आपका फ्रेंड्स जो है ना फोकस फोकस जो है ना वो डिव के ऊपर रखिए कि डिव का यूज हम लोग करते क्यों हैं। डिव का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हर एक एलिमेंट को हम लोग स्टाइल दे सके, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कम कोड लिख के ज़्यादा खूबसूरत बना पाए अपने वेब पेज को, इसके लिए। फिर मैं इसको मान लीजिए कि पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर भी 20 पिक्सल। अलग अलग तरीके हैं फ्रेंड्स सीएसएस को अप्लाई करने का। ये वाला जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पर सेम कोड यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को सीएसएस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टेक्स्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 पिक्सल का जो है ना पैडिंग आ चुका है। ठीक है, जिससे कि ये वाला बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और स्पेस कवर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका भी बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा 20 पिक्सल। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो रेडियस है वो राउंड हो चुका है, कॉर्नर जो है 20 पिक्सल राउंड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 पिक्सल देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पहले वाले ड्यू को भी मैंने 10 पिक्सल ही दिया था। वो ऐसा मैं कर रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा अच्छा लिखे, अच्छा दिखे, सेम दिखेगा तो अच्छा रहेगा ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ही बोलूँगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये भी जो है ना सेंटर में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि दोनों के ऊपर जो है ना ये दोनों ऐसे चिपक के आ रहा है ना, दोनों कोलाइड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में गैप आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोलूँगा मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला जो मार्जिन है फ्रेंड्स चारों तरफ से आ चुका है। ठीक है, इधर लेफ्ट से भी आ गया है, इधर राइट से भी आ गया है, नीचे से भी 10 पिक्सल, टॉप से भी 10 पिक्सल, जिसकी वजह से आप देखेंगे ना तो ये जो डिव है इस वाले डिव से विड्थ इसका जो है ना थोड़ा छोटा हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ मार्जिन 10 पिक्सल नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा कि मार्जिन टॉप जो है ना 10 पिक्सल हो जाए। फिर पेज को रिफ्रेश करूँगा
तो आप देखेंगे कि मार्जिन टॉप में सिर्फ आया है, ठीक है, 10 पिक्सल का, और बाकी ये सेम टू सेम इसके जैसा ही दिख रहा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कि डिव एलिमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग डिव टैग का इस्तेमाल करके उसके अंदर सीएसएस को यूज करके अपने वेब पेज को ढेर सारे मतलब अलग अलग तरह के डिजाइन्स आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये वाला जो मैंने कोड लिखा है ना, बैकग्राउंड कलर कोरल, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये यही वाला फ्रेंड्स सेम कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वो तो मैंने इसलिए 2 बार लिखा फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि डिव टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं और क्लास स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और क्लास एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। बट मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम कोड है ना, मुझे 2 बार ना लिखना पड़े। मैंने एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, तो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो भी स्टाइल हमने दिया था वो हट गया है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार ही कोड लिखने से क्या हो, हमारा जो दोनों डिव है ना, दोनों के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो मैंने क्लास दिया है ना नेम, यही वाला सेम क्लास नेम इसको भी दे दूंगा, ठीक है। अब आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेम स्टाइल था ना, वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वही वाला शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसी वाले डिव के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में लगा दूंगा और बैकग्राउंड कलर में इसको कोरल दे दूंगा। अब आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर पहले वाला था सेम वही हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमें कोड कम लिखना पड़ा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों को हो सकता है ये जो सीएसएस प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों को शायद समझ में ना आ रहे हो, ठीक है। बट इस वीडियो में मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि ड्यू टैग का इस्तेमाल करते क्यों हैं हम लोग, ठीक है। ड्यू टैग का इस्तेमाल हम लोग ग्रुपिंग करने के लिए करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए करते हैं अपने वेब पेज को। एलिमेंट के लिए कंटेनर का काम करता है ड्यू टैग, और उसका रीज़न ये है कि हम लोग अपने वेब पेज को डिज़ाइन देना चाहते हैं, इसलिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अभी तो ये दोनों कुछ इस तरह से दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ना कि ऐसे ऐसे वर्टिकली दिखें ये लोग, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो दोनों डिव है ना फ्रेंड, ये पहला वाला डिव और ये दूसरा वाला डिव, इन दोनों डिव को मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊंगा और उसके अंदर इन दोनों को लिख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वाले डिव को मैं क्लास दे दूंगा मेन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये पहला डिव था, ये दूसरा डिव था। इन दोनों डिव को मैंने क्या किया है, एक और डिव टैग के अंदर मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब आप ब्राउजर के अंदर जाएंगे, पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, तो पेज के ऊपर कुछ चेंज नजर नहीं आएगा, बट ब्राउजर को अभी पता चल गया है कि इन दोनों ड्यू को हमने ना एक और बड़े ड्यू के अंदर हमने डाल दिया है, जिसका नेम हमने दिया है, क्लास दिया है मेन, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जो छोटे वाले डिव है ना फ्रेंड्स, इनको मैं विड्थ दे दूंगा, फॉर एग्जांपल
45%, ठीक है। और ये जो पेरेंट डिव है फ्रेंड, इसको भी मैं कुछ स्टाइल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्टर लिख देता हूँ डॉट मेन, इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100%, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम ब्राउजर के अंदर जाएंगे और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ड्यू टैग जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसको यूज करके हम लोग अपने वेब पेज को अलग अलग तरह के डिजाइन्स दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।